जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वन शॉट लेक्चर जीव जनन कैसे करते हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और ये है जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर नंबर 7 है। और इसको मैं इस कदर से पढ़ाऊंगा ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको जो है डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाए। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के एक छोटे सा क्वेट्स के साथ वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो हाँ दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हो या आप स्टडी कर रहे हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक दृढ़ संकल्प होकर आपको निर्णय लेना पड़ेगा और आपको सारे के सारे चीज आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको समझाता हूं सारे के सारे चीज, आप लोग समझते हुए चलिए एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक वाइज देखते हैं और एकदम ध्यान पूर्वक से, और आपको डायरेक्ट जो है दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए आपके सामने है यहाँ पर, लेकिन आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको जनन के बारे में पढ़ना है। तो समझते हैं कि जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, ओके, कहता है यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया कहने का मतलब है कि किस में होगा, जीव में होगा, इसलिए जैविक लगा दिया। जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी जैसी संतति उत्पन्न करती है, जिसमें जीव जो है अपने ही समान संतति उत्पन्न करती है। जैसे गाय है तो वह गाय है तो क्या वह जो है अपने ही समान 4 गो पैर वह जो जन्म देगी और अपने ही समान जैसे में नाक मुंह ऐसे जन्म देगी। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जैसे 2 गो हाथ होता है, 2 गो पैर होता है, जन्म देता है। जैसा नाक होता है वैसा ही जो है जैसे पापा का मम्मी का जो है मुंह होता है, उस रूप का ग्रहण कर लेता है, थोड़ा ना थोड़ा रूप ले लेता है, अपने ही समान तो उत्पन्न किया ना। इसलिए यहाँ पर कहा कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतति यानी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप बिल्कुल जो है जनन समझ गए होइएगा। और जनन के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा अलैंगिक जनन जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि कहता है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है लैंगिक जनन, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यहाँ पर इस जनन में मतलब लैंगिक जनन में, इस जनन में नर युग्मक, नर युग्मक कहने का मतलब है शुक्राणु। ओके, नर युग्मक कहने का मतलब है शुक्राणु, तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक कहने का मतलब है अंडाणु। ठीक है, अंडाणु मिलकर एक नए जीव उत्पन्न करता है। यानी क्या होता है कि इस जनन में, कौन सी लैंगिक जनन में, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर एक नए जीव उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। कहा इस प्रक्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन से निषेचन, संलयन कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन कहने का मतलब है कि शुक्राणु, मान लीजिए कि शुक्राणु कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों। ये आपके पास ये जो है ये आपके पास शुक्राणु है और शुक्राणु कुछ यूं टाइप से होता है। ठीक है, और लंबे लंबे होते हैं, ऐसा एक नहीं लाखों की संख्या में होती है। और अंडाणु जो है इस टाइप में होता है। अब क्या होता है, शुक्राणु इधर से जा रहा है, अंडाणु यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों मिक्सअप होगा, फर्टिलाइज होगा। क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज कहने का मतलब निषेचन होगा। ये दोनों टकराएगा तो निषेचित होगा, और निषेचित होगा तो ये दोनों को टकराने से मिलेगा, बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट।
जाइगोट एक बीज के समान होता है, गेहूं के जो बीज देखते हैं उस समान होता है। जाइगोट से ही भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर बच्चा बनता है यानी शिशु, ठीक है। इस प्रकार से जो है बनता है, ठीक है। ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बताइए आप नर युग्मक समझ गए और मादा युग्मक भी समझ गए। तो कहता मादा युग्मक तथा नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर एक नए जीव उत्पन्न करता है तथा इस प्रक्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन से जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। युग्मनज से फिर बच्चे और भ्रूण, और भ्रूण से फिर बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन किस किस में होता है, तो खासकर आपका जो है मानव में, जैसे हम लोग हो गए, इसमें लैंगिक जनन होता है, सिंपल सी मतलब है। और पुष्पीय पौधा, क्योंकि हम लोगों में शुक्राणु, जो पुरुष होगा उसमें शुक्राणु पाया जाएगा, और जो मादा होगा उसमें अंडाणु पाया जाएगा यानी ओवम पाया जाएगा। और शुक्राणु कहने का मतलब है स्पर्म। ओके, चलिए, तो स्पर्म और ओवम दोनों मिलता है तो यहाँ पर जाइगोट बनता है, ठीक है। स्पर्म, अगर बात करते हैं स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, और एक तरफ है ओवम, एक तरफ क्या है ओवम। ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, तो आप कहेंगे जाइगोट बनता है। और जाइगोट से ही क्या बनता है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण, भ्रूण से बच्चे। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो लैंगिक जनन कहलाती है। ओके, चलिए यहाँ पर तो याद रखेंगे कि लैंगिक जनन किस किस में होता है, मानव में होता है और पुष्पीय पौधा में होता है, नो डाउट, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो कहता है अलैंगिक जनन, कहेंगे इस जनन में एक ही जीव अन्य जीव या नए जीव का निर्माण करता है। मतलब अलैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव भाग नहीं लेता है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेना तय है। जैसे मानव, जैसे एक बच्चे को जन्म देना है मानव में, तब महिला और पुरुष दोनों भाग लेगा। महिला का जो युग्मक होता है यानी मादा युग्मक, उसको हम अंडाणु कहते हैं। जो पुरुष का जो युग्मक होता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो युग्मनज बनता है, और यही प्रक्रिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बताइए यहाँ पर, और इस जनन में अब अलैंगिक जनन की बात कहा तो इसमें केवल एक जीव जो है नए जीव का निर्माण कर देगा, इसमें डबल जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और भी होगा यहाँ पर मुकुलन में, जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है ये अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और ईस्ट वगैरह वगैरह में जो है ये सब होता है। कौन से जनन, अलैंगिक जनन। तो हम समझ गए कि एक ही जीव जो है भाग लेगा अलैंगिक जनन में। आप समझते हैं अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से अलैंगिक जनन 5 प्रकार का होता है। पहला विखंडन, अलैंगिक जनन के प्रकार में पहला विखंडन, और विखंडन के बाद दूसरा है पुनर्जनन। दूसरा क्या है यहाँ पर, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, जिसको हम कहते हैं रीजेनरेशन, ठीक है, रीजेनरेशन, ओके। और तीसरा है मुकुलन, ओके। और चौथा है आपके पास कायिक प्रवर्धन, और पांचवा है आपके पास दोस्तों बीजाणु समासंघ। तो इन सभी 5 प्रकार को जो है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एक एक करके, ओके। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आपके सामने है सबसे पहले विखंडन। क्या है, विखंडन। तो समझते हैं विखंडन आखिर होता क्या है। तो कहता है इस प्रक्रिया में जीव जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाती है, यही तो विखंडन है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे एक बड़ा सा ढेला है, इसको 2 या 2 से अधिक भागों में बांट दीजिए, यही विखंडन है, ठीक है। तो कहता है इसमें जो है, इसमें जीव जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है, यही क्या है, विखंडन है। और कहेंगे विखंडन 2 प्रकार की होती है। विखंडन कितने प्रकार की होती है, तो विखंडन यहाँ पर 2 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला है द्विखंडन, इसमें
एक कोशिकीय जीव दो भागों में बट जाती है, इसलिए इसको द्विखंडन कहते हैं। जब जो है एक कोशिकीय जीव दो भागों में बट जाए तो इसको ही हम द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। देखिए अमीबा का इमेज देख लीजिए कैसे द्विखंडन होता है। पहले ही अकेला था अमीबा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर केंद्रक अकेला था। अब यहाँ पर केंद्रक जो है थोड़ा सा लंबा हुआ ना, ऐसे लंबा। अब लंबा हुआ, फिर केंद्रक जो है दो भागों में बटा, एगो इधर और एगो इधर हो गया। अब पूर्ण रूप से दो भागों में बट गया, एगो केंद्रक यहाँ और एक केंद्रक यहाँ, थोड़ा सा लगा हुआ है। अब जो है ये वाला जीव और ये वाला जीव दोनों तरफ बट जाएगा, मतलब दो भागों में बट गया। यही जो है अमीबा में द्विखंडन होता है। सेम उसी प्रकार से पैरामीशियम में होता है। और लेशमानिया, ये है आपके पास लेशमानिया। देखिए यहाँ पर अकेला केंद्रक था, यहाँ पर भी अकेला है, यहाँ दो भाग में बट गया केंद्रक, और फिर अलग अलग हो गया केंद्रक, और पूर्ण रूप से ये अलग अलग हो गया और यहाँ दो भागों में बटने की कोशिश किया और पूर्ण रूप से एक जीव बन गया अलग अलग। एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक अलग यहाँ, और एक जीव अलग है, एक जीव अलग, मतलब दो भागों में बट गया। इसलिए इसमें भी द्विखंडन होता है। तो याद रखें द्विखंडन किस में होता है? अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया में। यही पूछेगा आपसे, ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है, बात को समझिए। कहता है इसमें एक कोशिकीय जीव दो से अधिक भागों में बट जाती है। अब देखिए ये में एक कोशिकीय जीव जो है, देखिए कितना भागों में बट गया, इसका कोई गिनती ही नहीं है, इसका कोई गिनती ही नहीं है। तो कहता है इसमें एक कोशिकीय जीव जो है कई भागों में बट जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम। याद रखें, जैसे प्लाज्मोडियम, यानी बहुखंडन इसमें एक कोशिकीय जीव दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है, बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं बहुखंडन। जैसे प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का इमेज है। ओके, जरूर याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न, अगला जो टॉपिक है और दूसरा क्या है वो देख लीजिए। पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है पुनरुद्भवन, या इसी को कहते हैं पुनर्जनन। कहता है इस जनन में एक जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो यह टुकड़ा फिर से एक नया जीव बन जाता है, जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा। देखिए कहता है पुनर्जनन में कि एक जीव को, अगर इस जनन में कहता है एक जीव को कई टुकड़े में काट दिया जाए, एगो ये जीव है, इसको मान लीजिए कि कई 3 गो टुकड़ा में काट दिए, मतलब 3 गो से अधिक भी टुकड़ा में काट सकते हैं, कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो कटा हुआ जो भाग है फिर से एक नया जीव जो है बन जाता है। तो फिर से एक नया जीव हो गया ना, देखिए पहले जैसा पूर्ण रूप से जो है बन गया। तो कहता है ये होता है प्लेनेरिया में पुनर्जनन। क्या होता है? उम्मीद करता हूँ आपको जो है प्लेनेरिया में पुनर्जनन कैसे होता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेनेरिया में क्या होता है, तो यहाँ पर पुनर्जनन होता है। ओके, और हाइड्रा में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, पुनर्जनन के ही टाइप में मुकुलन होता है हाइड्रा में, और हाइड्रा में प्लेनेरिया आती, ये आप क्या कहते हैं पुनर्जनन भी बोल सकते हैं हाइड्रा में। अगर प्लेनेरिया ऑप्शन में रहा तो ठीक है, नहीं तो हाइड्रा मार दीजिएगा, पुनर्जनन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे है यहाँ पर मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? इसमें जीव के शरीर से उभार या मुकुल वृद्धि करके छोटा जीव में बदल जाता है एवं पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग स्वतंत्र जीव बन जाता है। अब क्या होता है कि इस मुकुलन में कहता है इसमें मतलब मुकुलन में जीव के शरीर से जो है उभार या मुकुल निकलता है। देखिए ये जीव है, इस शरीर से जो है मुकुल निकला, मुकुल या उभार निकला। देखिए यहाँ पर मुकुल या पहले उभार निकला, यहाँ पर इसी का नाम है मुकुल या उभार। ठीक है, अब क्या होगा, ये मुकुलन वृद्धि करेगा तब मुकुल हो जाएगा। यहाँ इसी को आप मुकुल बोल सकते हैं या इसी को मुकुल बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा मुकुल अब बढ़ गया तब फिर यहाँ पर बड़ा सा बन जाएगा, इस रूप ले लेगा और यह पूर्ण रूप से हट जाएगा और फिर ऐसा रूप में जो है आ जाएगा, ये अलग निकल करके। तो कहा ना कि मुकुलन में जो है, इसमें जो है जीव के शरीर से एक उभार या मुकुल निकलता है जो धीरे धीरे वृद्धि करके एक पूर्ण विकसित नए जीव में बदल जाता है, और यही प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। जैसे ये इष्ट है, ये क्या है, सॉरी ये हाइड्रा है, ये क्या है, ये हाइड्रा है, ये क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने हाइड्रा, ये हाइड्रा है। ठीक है, कहा हाइड्रा में मुकुलन, ये हाइड्रा है। ओके, और इसी प्रकार से इष्ट में भी जो है मुकुलन विधि से जो है क्या होता है, तो जनन होता है, यहाँ पर सेक्स होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, और तब जाकर जो है इस प्रकार से बढ़ता है। ओके, चलिए आगे है कायिक प्रवर्धन। समझते हैं यहाँ पर दोस्तों कायिक प्रवर्धन क्या होता है।
कायिक प्रवर्धन कहता है इसमें पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, कायिक भाग कहने का मतलब क्या होता है कायिक भाग, तो कहता है कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब क्या होता है, कहता है इसमें पौधे के कायिक भाग कौन कौन, कायिक भाग कहने का मतलब है जड़, तना एवं पत्तियां। जैसे में कायिक भाग जैसे पौधे के तना होता है, पत्ती होता है, ये सब कायिक भाग बोलते हैं। जड़ मतलब नीचे वाला, ये सबको कायिक भाग बोलते हैं, ठीक है। कायिक भाग और पत्तियां विकसित होकर नया जीव बनता है, इसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू, आलू का जो है जड़ जो है विकसित होता है, फिर जो है आलू बनता है, पहले जड़ रहता है फिर आलू बनता है, इसलिए इसमें जो है कायिक प्रवर्धन होगा। फिर यहाँ पर शकरकंद है, शकरकंद भी क्या होता है, जड़ से ही जो है शकरकंद बनता है। शकरकंद कहने का मतलब है अलुआ, ठीक है, वो जड़ से बनता है। मूली, मूली भी जड़ रहता है, जड़ से मुरई बन जाता है, मूली बन जाता है। गन्ना, गन्ना भी जड़ से बनता है। और गुलाब, ठीक है, ये सब के सब क्या है, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आप समझते हैं बीजाणु समासंग क्या होता है। एकदम ध्यान से आप एक एक कर को टुक टुक देखते रहिए, समझ में बिल्कुल जो है आता रहेगा, नो डाउट, ठीक। चलिए बीजाणु समासंग कहता है इसमें बीजाणु वृद्धि करके नया जीव उत्पन्न करता है, जैसे राइजोपस, एग्जाम्पल में है राइजोपस। कहता है देखिए ये राइजोपस हो गया, इसमें से बहुत सारे बीज के अणु यहाँ पर निकलेगा और वृद्धि करके जो है एक नया जीव फिर ऐसा ही बना लेगा, ठीक है। कहा ना कि इसमें बीजाणु, बीजाणु कहने का मतलब बीज के अणु, यहाँ पर बहुत सारे बीजाणु हैं, ये वृद्धि करके और एक नया जीव बना लेगा ऐसा ही राइजोपस की तरह, ठीक है। तो ये में बीज के अणु जो है वृद्धि करके जो है नया जीव का जो है निर्माण कर लेता है। तो आप कहेंगे इसमें बीजाणु वृद्धि, ये बीजाणु है जो वृद्धि करके नया जीव जो है बना सकता है, जैसे राइजोपस, ये राइजोपस है और ऐसा और भी जो है बन सकता है, इसलिए यहाँ पर राइजोपस जो होगा बीजाणु समासंग का जो है एग्जाम्पल होगा, नो डाउट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको आता है पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, बात को समझिए। एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन, लैंगिक हम पहले ही बता दिए कि पुष्पीय पौधे में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो चलिए यहाँ पर कहेंगे कि पुष्प के मुख्य रूप से पहले भाग की बात कर लीजिए कि कितने पार्ट होता है। तब पुष्प यानी फूल का मुख्य रूप से यहाँ पर कितने पार्ट होता है, तो कहेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर 4 भाग होता है। पहला बाह्य दल, जो यहाँ पर जो इस टाइप में जो है फूल जिससे निकलता है ना, जो हरा हरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बाह्य दल। दूसरा है दल यानी पंखुड़ी, जिसको रंग बिरंग अलग अलग हो सकता है, जैसे ये गुलाब है, ठीक है। तो ये जो है ये पंखुड़ी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पंखुड़ी है जो अलग अलग रंग के हो सकते हैं। पहला हो गया बाह्य दल, दूसरा हो गया दल और तीसरा हो गया पुंकेसर। तीसरा क्या हो गया, पुंकेसर। पुंकेसर के अंतर्गत तंतु आता है, जो ये जो है आपका फिलामेंट टाइप का जो है ना, ये ऐसे लंबा लंबा, इसको हम तंतु बोलते हैं, ठीक है। और परागकोश, परागकोश कहने का मतलब यहाँ पर जो है परागकोश है, ये भी परागकोश है, परागकोश है, परागकोश। ये परागकोश के अंतर्गत क्या रहेगा, परागकण इसी में रहता है, ठीक है। तो बताइए पुंकेसर, पुंकेसर जो है ये नर भाग है। ये कौन सा भाग है, नर जो है नर भाग है, फूल का नर भाग, ठीक है, मेल वाला पार्ट। तो तंतु और परागकोश नर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर हम वर्तिकाग्र की बात करते हैं, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय, ये तीनों मिला करके स्त्री केसर कहलाता है। मतलब ये महिला वाला पार्ट, मतलब मादा पार्ट। कौन सा पार्ट, आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये मादा पार्ट है, ओके, मादा पार्ट है। तो 4 भाग होता है किसका, फूल का। वर्तिकाग्र कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो आपको बुझा रहा है वर्तिकाग्र है। और ये जो ये बीचों बीचों वाला जो पार्ट है ऐसे, यहाँ जो है ये स्टाइल है। स्टाइल कहने का मतलब वर्तिका है। और ये वाला पार्ट जो ऐसे यहाँ पर है, इसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। और फूल जिस पर बैठा हुआ होता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। और जो पकड़ के आप कहते हैं आई लव यू, वो जो है ये क्या चीज़ पकड़ते हैं, तब वृंत पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं, वृंत पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ के बारे में जो है हम जानते हैं। कहा यहाँ पर कि आवृत्त बीज यानी एंजियोस्पर्म के जनन अंग पुष्प में होते हैं। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें जो है
फूल होता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो वही कहा आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के जनन कहाँ होते हैं, पुष्प में होते हैं। ओके, चलिए ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर कहा फूल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला भाग बाह्य दल जिसको हम सेपल कहते हैं। ये क्या है, हरा वाला पार्ट, ये बाह्य दल जिसको हम सेपल कहते हैं। अब इसमें कहा और दूसरा है दल यानी पंखुड़ी जिसको हम पेटल कहते हैं। दल या पंखुड़ी ये क्या है, जो लाल वाला पार्ट जो अभी दिखाई दे रहा है ये पूरा के पूरा ये दल यानी पंखुड़ी है। और तीसरा वाला पार्ट जो है पुंकेसर यानी स्टेमेन है, पुंकेसर। तो देख लीजिए यहाँ पर तीसरा वाला पुंकेसर ये नर पार्ट है जिसमें तंतु आता है और पराग कोष आता है, ठीक है। और चौथा वाला जो भाग है आपका, चौथा वाला भाग है स्त्री केसर यानी पिस्टिल, जिसके अंतर्गत क्या आता है, वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है। वर्तिकाग्र मतलब बीच वाला भाग जो होता है, ऐसे जो निकलल होता है, बीच वाला जो मेन पार्ट जो होता है ना, वो बीच वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। ओके, और यहाँ पर ये जो लचीलापन जो है, टेढ़ा टाढ़ी जो यहाँ पर होता है बीचों बीच में, इसको हम वर्तिका कहते हैं। यहाँ पर अंडाशय होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो है सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, बाह्य दल यानी सेपल, समझ गया, हरा वाला पार्ट। कहा यह फूल में सबसे नीचे स्थित होता है, बात सही है, नीचे स्थित होता है, जिसके द्वारा फूलों को सहारा मिलता है। बात सही है, जब वह नहीं रहेगा तो फूलों का सहारा कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। एवं इसकी रंग हरा होता है, बात सही है, हरा होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के वजह से ही वह हरा होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, अगले जो पार्ट है फूल का उसके ऊपर चलते हैं। दल या पंखुड़ी जिसको हम पेटल कहते हैं, यह फूल का दूसरा भाग है। जैसे मैं यहाँ पर नीचे था ऐसे, उसके बाद जो है दल या पंखुड़ी जो लाल था वो जो है फूल का दूसरा भाग है, जो अलग अलग आकर्षक रंगों के साथ पाया जाता है। इसी आकर्षक रंग तथा खुशबू के कारण बहुत सारे कीट आकर्षित होते हैं, जिससे परागण कहने का मतलब है पोलिनेशन, और पोलिनेशन कहने का मतलब है यहाँ पर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं सेक्स की प्रक्रिया, ठीक है, कि क्रिया होती है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे परागण, कहेंगे ये इसी जो कीट आकर्षित होते हैं, कीट आकर्षित होने के कारण परागण की क्रिया होती है। क्या होती है कि कहा ना कि यह फूल का दूसरा भाग है। फूल का दूसरा भाग कौन है, फूल का दूसरा भाग कौन है, तो कहेंगे ये जो है फूल का दूसरा भाग है, ये वाला पार्ट सब, ठीक है, ये सब के सब पार्ट फूल का दूसरा भाग है। तो इसी ये फूल का दूसरा भाग है जो अलग अलग आकर्षक रंगों के साथ पाया जाता है। ये लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग आकर्षक रंगों के साथ ये पाया जाता है, ठीक है। और इसी आकर्षक रंग के कारण कीट जो है आकर्षित होती है। कीट जैसे में मक्खी हो गया, ठीक है, तितली हो गया, ये सब आकर्षित होता है फूल के ऊपर। और इसी कीट के आकर्षित होने के कारण फूलों में सेक्स होता है, यानी परागण की क्रिया होती है। और किस प्रकार होती है वो देखेंगे हम आगे चलकर, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ गए, यहाँ तक हो गया। तीसरी बात है स्टेमेन यानी कि पुंकेसर, कहता है यह फूल का नर जनन अंग है, पहले ही हमने बता दिया, जिसके अंतर्गत परागकोश यानी एंथर एवं तंतु यानी फिलामेंट आता है। पहले ही बताया ना कि तंतु और परागकोश जो है नर जनन अंग के अंतर्गत आता है, पुंकेसर के अंतर्गत। पुंकेसर द्वारा ही नर जनन कोशिका का निर्माण होता है, बात सही है, पुंकेसर के द्वारा ही नर जनन कोशिका का निर्माण होता है पौधा में, जिसे परागकण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण कहने का मतलब है, इसको आप सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेक्स सेल ये परागकण, या इसी को आप पोलेन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौधा की भाषा में इसको पोलेन ग्रेन बोला जाता है। परागकण को पोलेन ग्रेन कहने का मतलब है परागकण, ठीक। तो चलिए यहाँ पर परागकण कहाँ होगा, तो परागकोश में होगा। परागकण कहाँ पर होगा, तो परागकोश। ये जो परागकोश जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब ये क्या है, परागकोश है, इसी में जो है परागकण रहते हैं। अब चौथा बात कर लीजिए, अगर चौथा की बात करते हैं तो स्त्री केसर जिसको हम पिस्टिल कहते हैं,
जो ऊपर से वर्तिकाग्र था, वर्तिका था, फिर अंडाशय था, तब तो मिलकर स्त्री केसर हुआ था। तो कहता है यह फूल का स्त्री जनन अंग है। कौन? स्त्री केसर, मतलब फीमेल पार्ट है, जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल एवं अंडाशय यानी ओवरी आता है। ओवरी आता है। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहने का मतलब है स्टिग्मा, ये है वर्तिकाग्र, और ये है स्टाइल यानी वर्तिका, ये है अंडाशय, ये वाला पार्ट। ठीक, तो ये तीनों को मिला करके हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलिए। फूल वाला बात तो हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर हम जानते हैं पौधे में पॉलिनेशन यानी सेक्स की प्रक्रिया कैसे होती है। तो कहा परागन क्या होता है। इस प्रक्रिया द्वारा परागकण यानी पोलेन ग्रेन, जो बहुत सारे यहाँ पर पोलेन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलेन ग्रेन को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचाया जाता है। फूलों में यह प्रक्रिया अधिकतर कीटों द्वारा होता है। बताइए, कहा ना कि इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। ध्यान से समझिए, सबके सब क्या है यहाँ पर? पराग कोश है। अब कहता है कि परागन कहने का मतलब है पोलिनेशन। तो कहता है कि परागकण को, पराग कोश में क्या रहेगा? परागकण, इसी को क्या बोलते हैं? परागकण। तब पराग कोश से परागकण को वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहने का मतलब ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है? वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। तो कहता है परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया या पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागन कहते हैं, मतलब पोलिनेशन कहते हैं। ठीक, पोलिनेशन। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया। क्या लिखा गया? कि इस प्रक्रिया द्वारा परागकण को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचाया जाता है। देखिए यहाँ पर परागकण को पराग कोश से कहाँ पहुँचाया जाता है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया फूलों में अधिकतर कीटों द्वारा होता है। तो कीटों द्वारा भी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? मक्खी जो है यहाँ से उड़ाकर यहाँ ले गया, वर्तिकाग्र पर बैठा दिया। तो ये जो है अधिकतर प्रक्रिया कीटों द्वारा होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब पोलिनेशन यहाँ पर दो प्रकार का होता है, यानी पौधे में सेक्स होता है लेकिन दो तरीके से। अब फूलों में सेक्स होता है लेकिन दो तरीके से। ठीक, चलिए, पहला परागन दो प्रकार का होता है। पहला स्वपरागन, जिसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। दूसरा पर परागन, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। समझते हैं स्वपरागन क्या होता है और पर परागन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन परागकणों का स्थानांतरण जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। क्या कहा? परागकण, यहाँ पर हो परागकण, तो कहता है परागकण का स्थानांतरण जब एक ही पुष्प के, एक ही फूल के कहाँ होता है? वर्तिकाग्र। दूसरा फूल नहीं है, एक ही फूल है। एक ही फूल के कहाँ होता है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र पर होता है। कहा ना कि परागकण, यानी कि ये क्या है आपका? परागकण। परागकण का स्थानांतरण कहाँ होता है? जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। ये जो है आपका, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वपरागन, यानी सेल्फ पोलिनेशन। जब जो है एक ही फूल है और एक ही फूल से एक ही फूल के कहाँ चला गया? ये परागकण यहाँ पराग कोश के निकला और परागकण कहाँ चला गया? तो वर्तिकाग्र पर चला गया, एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर। तो इसको कहते हैं स्वपरागन। ठीक है, इसी को कहते हैं स्वपरागन। अब देखिए यहाँ पर परागन के मतलब समझ लीजिए ध्यान से। परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होता है तो उसे हम परागन कहते हैं। क्या कहा? कि जब एक पुष्प के परागकण, मान लीजिए कि ये पहला पुष्प हो गया, ये दूसरा पुष्प हो गया, तो कहता है जब एक पुष्प के परागकण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पराग कोश है लेकिन इससे क्या निकलेगा? परागकण। तो यहाँ पर आ गया परागकण। ये क्या है? परागकण है। तो कहता है जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाए, कहता है ना, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, ये क्या है? वर्तिकाग्र पे
स्थानांतरित होता है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। और परपरागण की प्रक्रिया गारंटी के साथ किसके साथ होता है, या तो मक्खी द्वारा या तो तितली द्वारा होता है। देखिए ये अपने पैर में फंसा लिया किसको, पोलन ग्रेन को यानी परागकण को, और पैर में फंसा करके इसमें के फूल को उठा करके और जो है यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जाकर उछल दिया या रख दिया अपने पैर से। तो ये जो है प्रक्रिया किसके द्वारा हुआ, तो मक्खी द्वारा हुआ। यही जो है परपरागण की प्रक्रिया होती है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको परपरागण समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं यहाँ पर एकलिंगी पुष्प क्या होता है। एकलिंगी पुष्प कहता है जब फूल में एक लिंग या एक जनन अंग उपस्थित होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जब फूल में एक लिंग उपस्थित होता है तो उसको एकलिंगी कहते हैं, या एक जनन अंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं पपीता और तरबूज, पपीता और क्या यहाँ पर तरबूज, जिसमें मतलब बीज पाया जाता है। देखिए पपीता में भी बीज है कि नहीं, बिल्कुल है। और तरबूज में भी क्या होता है, बीज होता है। जैसे काला काला बीज होता है ना, तो बताइए कि जैसे पपीता हो गया और तरबूज, ज़्यादातर ये दोनों एग्जाम्पल फेमस है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण बताओ, तो कहना मेरे भाई पपीता और तरबूज एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। अगली बात, उभयलिंगी पुष्प क्या होता है। तो उभयलिंगी पुष्प कहने का मतलब है, या द्विलिंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी उसी को बोलते हैं। पुष्प कहने का मतलब है जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों लिंग उपस्थित हो, मतलब मादा और फीमेल दोनों लिंग जो है उपस्थित हो, तो उसको कहते हैं द्विलिंगी फूल। उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। जैसे गुरुहुल, या इसी को हम अरहुल बोलते हैं। अरहुल में कोनो बीज पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जैसे सरसों में कहीं बीज पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जैसे अरहुल और सरसों ये क्या है, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प है। इसको जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर अगुणित एवं द्विगुणित जनन कोशिका के बारे में। अगुणित एवं द्विगुणित जनन कोशिका। अगुणित शुक्राणु एवं अंडाणु अगुणित जनन कोशिका होते हैं। शुक्राणु कहने का मतलब है मेल वाला पार्ट, पहले बता दिए शुक्राणु कैसा होता है। और अंडाणु कहने का मतलब है फीमेल वाला पार्ट, जो फीमेल का जो है सेक्स सेल होता है। ठीक है वो। और ये क्या है, अगुणित जनन कोशिका होती है। अगुणित कहने का मतलब है यहाँ पर हैप्लॉइड सेल होता है। कैसा सेल होता है, हैप्लॉइड जो है यहाँ पर सेल होता है। कैसा सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। ओके, हैप्लॉइड जो है यहाँ पर सेल होता है। इस बात को जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या है कि ये शुक्राणु और अंडाणु में जो है, शुक्राणु और अंडाणु में जो है 23 गो गुणसूत्र पाया जाता है। कितने, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। इसलिए शुक्राणु एवं अंडाणु क्या होता है, अगुणित जनन कोशिका। जनन कोशिका कहने का मतलब सेक्स सेल होते हैं, जो निषेचन के बाद जाइगोट यानी या युग्मनज, इसी को बोल सकते हैं जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है, जो एक द्विगुणित यानी डायप्लॉइड कोशिका है। यानी अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि अगुणित जनन कोशिका होते हैं, सेक्स सेल होते हैं, जिसमें 23 गो गुणसूत्र और अंडाणु में भी 23 गो गुणसूत्र। 23 और 23 मिलेगा तब तो 46 गुणसूत्र होगा, क्योंकि एक मानव में 46 गुणसूत्र होता है। इसका मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तब तो 46 गो गुणसूत्र मिलेगा। ठीक है, तो जाइगोट में जो है 46 गुणसूत्र हो जाता है, इसलिए वो द्विगुणित है। क्या है, द्विगुणित है। ओके, चलिए सेक्स सेल की बात करते हैं। तो यह 2 प्रकार का होगा, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। शुक्राणु स्पर्म, अंडाणु ओवम। शुक्राणु में 23 गो गुणसूत्र और अंडाणु में कै गो, 23 गो गुणसूत्र। वही बात है जो ऊपर लिखा हुआ है। जनन कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक,
अब क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु मिक्सअप होगा, मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर जाइगोट बनाएगा। तो 23 गो गुणसूत्र इधर से, 23 गो गुणसूत्र इधर से, तो जाइगोट में क्या गो गुणसूत्र, 46 गो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हो जाएगा। तब ये जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण यानी फेटस बनेगा, और भ्रूण से क्या बनेगा, यहाँ पर बच्चा बनेगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक। चलिए, कहता है आगे कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े कहने का मतलब 46 को गुणसूत्र पाया जाता है, किस में, मनुष्य में, जिनमें से 22 जोड़ा ऑटोसोम कहलाता है, एवं जिसमें से 22 जोड़ा क्या कहलाता है, ऑटोसोम कहलाता है। यह महिला और पुरुष दोनों में समान होता है। ये जो 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है ना, ये शरीर के विकास के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, 22 जोड़ा, 22 जोड़ा कहने का मतलब 44 गो। ये शरीर के विकास में हेल्प करता है, शरीर के विकास में जो है हेल्प करता है, ध्यान रखेंगे, शरीर के विकास में हेल्प करता है ऑटोसोम, ठीक। यह महिला और पुरुष दोनों में समान होता है, मतलब 22 जोड़ा महिला में भी, 22 जोड़ा पुरुष में भी ऑटोसोम। जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र कहने का मतलब है सेक्स सेल, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स सेल नहीं, सेक्स क्रोमोसोम। और 23वां जोड़ा कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है यहाँ पर। और महिला में XX लिंग गुणसूत्र होता है। महिला में क्या होता है, XX लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे। अगर हम महिला की बात करते हैं तब 22 जोड़ा ऑटोसोम प्लस XX फीमेल में, मतलब महिला में जो है 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और प्लस में XX। तो XX क्या है, लिंग गुणसूत्र, जो लिंग के विकास में सहायता प्रदान करेगा। और 22 जोड़ा है ऑटोसोम, 22 जोड़ा क्या है, ऑटोसोम, जो शरीर के विकास में सहायता प्रदान करेगा। तब 22 दूना 44 गो, 44 गो एगो एक्स मिलकर के एगो 2 गो एक्स, तो 44 आ 2 46। सेम इसी प्रकार से 22 जोड़ा ऑटोसोम जो है लड़का में, और XY जो है लिंग गुणसूत्र जो है लड़का में पाया जाता है। तब 22 जोड़ा और 2 गो मिल करके 46 को, 22 दूना 44 आ 2 मिलकर 46। तो XY लिंग गुणसूत्र किस में होता है, लड़का में, XX लड़की में जो है लिंग गुणसूत्र होता है। इस बात को जरूर आप ध्यान रखेंगे। आगे है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग का निर्धारण करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जिम्मेवार कौन होता है, तो पिता होता है। यानी पिता चाहेगा तब बेटी पैदा कर सकता है, अगर पिता चाहेगा तो बेटा पैदा कर सकता है। ये पिता का दिमाग होना चाहिए। अगर समाज में बेटा और बेटी पैदा होती है तो इसका मुख्य जिम्मेवार पिता होता है, न कि माता होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। देखिए, कहता है लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। लिंग गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, 2 होती है। लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। और कहा लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है। कैसे होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि ये जो है फादर है, फादर यानी डैडी है, और यहाँ पर मान लीजिए मम्मी है यानी मॉम है, ठीक है। एम कहने का मतलब है मॉम और एफ कहने का मतलब पापा। अब देखिए, इसमें जो है पुरुष में XY जो है क्या होता है, लिंग गुणसूत्र है। और जबकि महिला में M फॉर महिला, ठीक है। और यहाँ पर चलिए पुरुष लिख देते हैं, P फॉर पुरुष, M फॉर महिला। तो और महिला में X जो है लिंग गुणसूत्र होता है। तो क्या होता है कि कैसे जो है मिक्सअप होता है, पिता के गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र XY है और माता का जो है XX है। तो कहेंगे कि ये जो है X इधर से आया, हो सकता है इस X से टकरा जाए, तो क्या बनेगा X, और ये वाला X से टकराएगा तो X, तो XX मिला, तो यहाँ पर क्या बनेगा, महिला बनेगा कि नहीं, बिल्कुल महिला बनेगा। XX किस में होता है, महिला में। अगर ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त कि बताइए ई वाला X जो है इस X से न टकरा करके कहीं इस X से टकरा जाए,
इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, ई वाला एक्स और ये वाला एक्स आएगा, तो एक्स एक्स ये वाला कंडीशन में भी महिला ही बनेगा। अच्छा, अगला कंडीशन क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है, और सारा का सारा बात जो है आप लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, अब y इधर से आया, ठीक है, और ई वाला x, ऐसा भी हो सकता है कि हो सके कि y जो है टकरा जाए इस x से, तो y जो टकराएगा इस x से तो क्या बनाएगा, एगो x लड़की वाला और ये y आ गया लड़का वाला, तो x और y ना मिल गया, और x y किस में होता है, लड़का में, तो कहेंगे ये जो पैदा होगा, क्या पहला पैदा होगा, लड़का की लड़की, तो कहेंगे ये लड़का यानी बॉयज पैदा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये लड़की पैदा होगा। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो है ये क्या होगा, गर्ल्स पैदा होगा। और इस कंडीशन में देखिए क्या पैदा होने वाला है, तो आप कहेंगे कि और भी एक कंडीशन शामिल हो सकता है, और वह कंडीशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए y अगर इस x से न टकराएगा तो हो सकता है ई y जो है कौन सा x से टकरा जाए, ई x से न टकरा करके इस x से टकरा जाए, तो x यहाँ वाला और y यहाँ वाला, तो x y क्या हो जाएगा, x y, ठीक, एक्स वाई। तो इस दोनों कंडीशन में देखिए आप क्या पैदा हुआ, तो y पैदा हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिंग निर्धारण से स्पष्ट है कि बेटा और बेटी पैदा करने के लिए कौन जो है जिम्मेवार होता है, तो यहाँ पर पुरुष जिम्मेवार होता है, नो डाउट, ठीक है। ये इमेज हम यहाँ पर बना रखा है, ठीक। चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हुए चलिए, और आगे क्या है उस बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए। कहता है यहाँ पर नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। इस इमेज को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, और सारे के सारे पार्ट को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। देखिए, पढ़ कर ही समझते हैं एक एक बात। तो देखिए, कहता है नर जनन तंत्र का मुख्य अंग वृषण होता है। बात सही है कि नर जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है वह वृषण होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यही वृषण है। वृषण कहने का मतलब है टेस्टिस। लेफ्ट एंड राइट में दो गो होगा वृषण पुरुष में, एगो इधर एगो उधर, ठीक। तो कहेंगे ये हो गया वृषण। और वृषण के ऊपर जो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये लेयर, इसको हम बोलते हैं अधिवृषण। इसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, नो डाउट। और ये जो लंबा वाला जो भाग है ये है शुक्रवाहिनी। ये क्या है, पूरा का पूरा ये शुक्रवाहिनी है, ठीक, शुक्रवाहिनी। और ये है शुक्राशय। शुक्राशय कहने का मतलब है जिसमें शुक्राणु जमा होगा उसको हम शुक्राशय बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मूत्र नली से भी जुड़ा हुआ है और शुक्रवाहिनी नली से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, मूत्राशय है, सिंपल सी मतलब है। और ये है सीसन वाला पार्ट। ये पूरा पार्ट क्या है, ये सीसन है। ये क्या है, पूरा पार्ट सीसन है। सीसन कहने का मतलब जो स्किन जो होता है ये लिंग के ऊपर, ये जो आपके पास ये जो लिंग है, इस लिंग के ऊपर जो त्वचा पाया जाता है स्किन, उसी को हम क्या कहते हैं, सीसन बोलते हैं। और ये बीच वाला क्या है, मूत्र मार्ग, जिससे जो है पेशाब बाहर होता है। तो चलिए हम एक एक चीज़ के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा नर जनन तंत्र का मुख्य अंग वृषण है, पहली बात। और दूसरी है कि सहायक नर जनन अंग कौन है, तब पहला अधिवृषण, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए कौन कौन है सहायक जो हेल्प करेगा, सेक्स में जो हेल्प करेगा, कौन करेगा सेक्स में हेल्प, तो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए अधिवृषण, पहली बात क्या क्या करेगा यहाँ पर, तो सहायक मेन तो यहाँ पर एगो वृषण होइए गया, और सहायक जो हेल्प करेगा कौन, तो करेगा यहाँ पर अधिवृषण। ये वाला पार्ट क्या है, अधिवृषण। अधिवृषण के बाद यहाँ पर लगले क्या है, ये पूरा वाला पार्ट, ये क्या है, तो कहेंगे ये शुक्रवाहिनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब यहाँ पर चलेंगे तो ये मूत्रवाहिनी से भी जुड़ा हुआ है, और ये शुक्रवाहिनी से भी यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो है सहायक अंग है
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, नर जनन तंत्र में। सबसे पहले मुख्य अंग था वृषण, तो वृषण के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, वृषण की संख्या 2 गो। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, सिंपल सी मतलब है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में ही होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। जो यहाँ पर देखे हैं ना, यहाँ पर जो ऐसे जो लटका हुआ था, ये क्या है? हमारे पास 2 होता है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। ये जस्ट पेट के निचले वाले हिस्से में, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो वृषण, इसकी संख्या 2, इसमें वृषण में ही शुक्राणु आपको बताया है कि शुक्राणु का जो आकार है कुछ इस टाइप से जो है होता है, पहले बता दिए, ठीक है। ये शुक्राणु का आकार होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, याद रखें। तथा यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। तो ये जो है उदर गुहा कहने का मतलब पेट जो है ना, उसके जस्ट बाहर जो है वृषण कोश में स्थित होता है। ये जो आपका लेयर जो ये देख रहे हैं, ये ऐसे वाला लेयर, ये इस लेयर का नाम होता है वृषण कोश। इस लेयर का नाम क्या है? यहाँ पर वृषण कोश। इसी वृषण कोश में क्या अवस्थित है? वृषण अवस्थित है, ठीक है। सिंपल सी मतलब है। आगे समझिए, आगे कहता है कि वृषण कोश में इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि शुक्राणु का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। बात सही है कि देखिए, हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि शुक्राणु का जो तापमान है, किसका तापमान? शुक्राणु का तापमान जो है लगभग 35 से 36 डिग्री के जो है आसपास होता है। किसका? शुक्राणु का। तब बात सही है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि शुक्राणु का जो टेम्परेचर है, तापमान 35 से 36 डिग्री होता है। तो अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर तो जल न जाएगा, ये तो बाँझ हो जाएगा, शुक्राणु बाँझ हो जाएगा। तब बच्चा क्या होगा? बाँझे पैदा होगा। चाहे बच्चा पैदा होगा ही नहीं, बाँझ हो जाएगा शुक्राणु, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर इसलिए होता है क्योंकि वह मरे न शुक्राणु, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है उदर गुहा से बाहर होता है वृषण कोश में, ठीक है, वृषण कोश में, क्योंकि हमारा शरीर का तापमान जो है वृषण से शुक्राणु से अधिक होता है। तो शुक्राणु झेल नहीं पाएगा टेम्परेचर को, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसलिए जो है बाहर स्थित होता है। अगली बात, वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण के साथ साथ लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण को भी नियंत्रित करता है। क्या कहता है? वृषण से एक हार्मोन, वृषण कहने का मतलब है टेस्टिस। अब क्या कहता है कि ये जो वृषण है ना, इस वृषण से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। वृषण से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है लड़का में यौवनावस्था का लक्षण, जैसे लड़का जवान होने लगता है तो दिमाग में बहुत सारी बात जो है चलने लगता है, ठीक है। कोई लड़की को देखकर अट्रैक्शन, वाओ कितना सुंदर है, मस्त है। तो किसी भी प्रकार का जो अट्रैक्शन होता है, फीलिंग्स आती है, इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। और यही जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये नियंत्रित भी करता है यौवनावस्था में। जब लड़का जवान होने लगता है तो ये घटना होती है। तो नियंत्रण कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? तो टेस्टोस्टेरोन करेगा, ठीक है, जो यहाँ पर टेस्टिस से निकलता है। ओके, टेस्टिस मतलब वृषण से निकलता है। ओके, चलिए आगे समझिए। अब यहाँ पर देखिए, अगला है शुक्राणुओं का मोचन कहने का मतलब है निकलना। शुक्राणु कहाँ पर निकलता है? शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है। बात सही है कि शुक्राणुओं का मोचन मतलब शुक्राणु किस माहे निकलेगा? देखिए यहाँ पर डक्ट है, एक नली है, तो शुक्राणु बनेगा वृषण में, वृषण से अधिवृषण में, और अधिवृषण से जो है कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो अधिवृषण में जो मेन जो है ना सहायक, जो शुक्राणु को उत्पादन करने के लिए अधिवृषण होता है। अधिवृषण जो है
ये जो है वृषण में क्या आता है, शुक्राणु। अब वृषण और अधिवृषण दोनों से जो है क्या जुड़ा होता है, तो यहाँ पर जुड़ा होता है अधिवृषण, और अधिवृषण से जो है यहाँ पर जो है शुक्रवाहिनी में शुक्राणु जाता है, और शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए, मतलब कि ये एक डक्ट है, शुक्रवाहिनी का जो है एक ट्यूब है, नली है, इससे होते हुए जो है यहाँ पर बाहर निकलता है इस मूत्र मार्ग के जरिए। मूत्र मार्ग और शुक्राणु का रास्ता एक ही होता है, मूत्र मार्ग से ही शुक्राणु भी बाहर निकलता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। समझते हुए चलिए एक एक बात को बिल्कुल समझ में आएगा, नो डाउट। ठीक, तो पहली बात, शुक्राणुओं का मोचन, मतलब शुक्राणु किसमें निकलता है, शुक्रवाहिनियों द्वारा निकलता है। शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक एक नली बनाती है, मतलब एक एक नहीं, ये काट दीजिए, एक नली बनाती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। कहा ना कि शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर, ध्यान से समझेंगे, कहा कि शुक्रवाहिकाएं या शुक्रवाहिनी, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका शुक्रवाहिका है, ठीक है, ये क्या है, शुक्रवाहिका, या इसी को आप शुक्रवाहिनी बोलते हैं। कहता है कि मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ करके एक नली बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया मूत्र मार्ग क्लियर। ठीक है, किसको कहते हैं से कहा ना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहा कि शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक नली बनाती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। शुक्राणु एवं मूत्र दोनों का प्रवाह मूत्र मार्ग द्वारा ही होता है। शुक्राणु और मूत्र मार्ग दोनों का प्रवाह मूत्र मार्ग द्वारा ही होता है। अगली बात, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिसे मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ, जिसमें मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब है कि आनुवांशिक पदार्थ जैसे पूर्वज का गुण जो है शुक्राणु में मौजूद होता है। इट्स वेरी सिंपल। कहा ना कि आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब जीन किस में होता है, शुक्राणु में होता है। आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है तथा एक लंबी पूंछ होती है, यानी अगर हम शुक्राणु की बात करते हैं तो ऐसे होता है, और कहा ना कि इसकी जो है एक लंबी क्या होती है, तो एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। मान लीजिए कि एक मादा जनन कोशिका है, ऐसे ऐसे जो है एकदम तैरते जाएगा, और यहाँ पर जो है इसको जो है ये छेद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये जो है छेद करने की कोशिश करेगा, टकराएगा, मिक्सअप होगा। ठीक है, तो कहा जो है मादा जनन कोशिका मतलब सेक्स सेल की ओर तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो आप लोग शुक्राणु के बारे में भी समझ गए। अब यहाँ पर समझते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, मादा जनन तंत्र। तो चलिए एक एक चीज़ है जो है मादा जनन तंत्र के भी बारे में जानते हैं। देखिए मादा जनन तंत्र क्या होता है, आपके एग्जाम में आता है, कई मरतबे पूछा जा चुका है, और ये VVI प्रश्न है। ठीक है, VVI प्रश्न है। ओके, तो आप लोग जरा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इसका जो मुख्य अंग है अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय, जिसकी संख्या 2 होती है, एक इधर एक इधर। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए मुख्य अंग हो गया अंडाशय जिसकी संख्या 2 होता है, और सहायक अंग में होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, या इसी को हम फैलोपियन नलिका बोलते हैं। अंडवाहिनी का ही नाम क्या होता है, फैलोपियन नलिका। अंडवाहिनी से ही, अंडवाहिका या अंडवाहिनी से जुड़ा होता है क्या, अंडाशय जो है, अंडाशय को पकड़ कर रखता है कौन, तो यहाँ पर अंडवाहिनी से जो है जुड़ा होता है कौन, अंडाशय। देखिए यहाँ पर अंडाशय किससे जुड़ा हुआ है, तो अंडवाहिनी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंडाशय। तो सहायक अंग हो गया अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका, फिर यहाँ पर गर्भाशय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर गिरीवा हो गया और योनि हो गया। ये सब क्या है, सहायक जो है यहाँ पर अंग है। सहायक अंग किसके लिए है, तो ये जनन यानी सेक्स करने वाली ये सहायक अंग है जो सेक्स में भूमिका निभाता है। ठीक है, जनन अंग कह रहा है ना यहाँ पर। चलिए लास्ट में जो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। कहा मुख्य अंग अंडाशय है।
ठीक है। सहायक अंग डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी उसी को बोलते हैं। और फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और ग्रीवा। यहाँ पर देखिए सहायक अंग कौन कौन था, लाइन से आप याद रख सकते हैं। एक तो फैलोपियन नलिका, ये क्या है, फैलोपियन नलिका है। दूसरी बात ये गर्भाशय है। तीसरी बात ये ग्रीवा, जो ये डब्लू की आकार के जो आपको बुझा रहा है इसको हम ग्रीवा बोलते हैं। और लास्ट में योनि, ये क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, योनि है। ठीक है, तो सहायक अंग है फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और यहाँ पर डब्लू का जो आकार का है ये ग्रीवा है। ठीक है, अब चलिए आगे समझिए एक एक बात को। सबसे पहले अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं और अंडाशय के बारे में क्या कहता है। इसकी संख्या 2 होती है, यानी अंडाशय की संख्या कितना होती है तो कहेंगे 2 होती है। लड़की के जन्म के समय से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। मतलब लड़की में जो है, जिस समय लड़की जन्म लेती है ना, उस समय हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। अपरिपक्व कहने का मतलब कि वो सेक्स के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौवना आरंभ में कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। जब लड़कियां जवान होने लगती है ना, तो कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। सिंपल सी मतलब है। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंडा परिपक्व होता है। यानी देखिए प्रति माह क्या होता है कि ये 2 अंडाशय है। इस 2 अंडाशय में से प्रति माह 1 अंडा परिपक्व हो जाती है। जब लड़की जो है यौवनावस्था में चल जाती है, तब यौवनावस्था में चल जाती है, मतलब कि जब लड़की जवान जो है होने लगती है तब, या जवान हो जाती है तब, तो कहते हैं कि इसका जो है 2 अंडाशय में से 1 अंडा जो है, ये 2 अंडाशय है जिसमें से एक अंडाशय जो है प्रति माह 1 अंडाशय से प्रति माह जो है 1 अंडा का जो है स्राव, एक परिपक्व अंडा का स्राव होता रहता है। ठीक है, परिपक्व कहने का मतलब सेक्स के लिए वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर आगे ई भी हो गया। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा, 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंडा परिपक्व होता है, ये बता दिए। और यहाँ पर देखिए आगे कहता है फैलोपियन नलिका क्या है। फैलोपियन नलिका, 1 अंडा जो परिपक्व होता है ना, इसी कारण लड़कियां में मासिक चक्र होता है। क्या होता है, मासिक चक्र। हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। ठीक, चलिए आगे समझिए। फैलोपियन नलिका, अब सहायक अंग में था सबसे पहले फैलोपियन नलिका, तो फैलोपियन नलिका के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा अंडा गर्भाशय तक ले जाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो परिपक्व अंडा है, इसके द्वारा क्या होता है, जो परिपक्व अंडा इससे निकला, ये किसके द्वारा कहाँ तक ले जाया जाएगा, तो यहाँ पर छिद्र होता है, इस गर्भाशय तक ले जाया जाएगा। इस फैलोपियन नलिका के द्वारा अंडा को कहाँ तक ले जाया जाता है, गर्भाशय तक ले जाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे समझिए। आगे कहता है कि दोनों फैलोपियन नलिका जुड़कर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है नलिका, फैलोपियन नलिका, ये दोनों फैलोपियन नलिका मिल करके, यहाँ वाला फैलोपियन नलिका और यहाँ वाला फैलोपियन नलिका, दोनों नलिका मिल करके एक लचीली संरचना का निर्माण करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लचीली संरचना को गर्भाशय के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे समझिए। आगे क्या कहा, यहाँ पर आगे कहा गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। बात सही है कि गर्भाशय जो है, गर्भाशय क्या है, गर्भाशय यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये हो गया गर्भाशय पूरा पार्ट। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, ये ग्रीवा है, ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है, तो इस योनि में खुलता है। ये क्या है, योनि। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ के होइएगा। आगे समझिए और इस बात को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे कहता है संभोग या मैथुन या सेक्स, यानी सेक्स के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सके। अब क्या कहता है कि शुक्राणु
सेक्स के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिनी तक पहुँच जाते हैं। देखिए क्या होता है कि सेक्स के दौरान क्या होता है कि शुक्राणु जो है योनि मार्ग में स्थापित हो जाती है और योनि मार्ग से ऊपर की ओर गति करते हुए ग्रीवा की ओर ऊपर से वैसे गति करते हुए गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है? फैलोपियन नलिका में जो है पहुँच जाती है। कौन पहुँच जाती है फैलोपियन नलिका में? तो शुक्राणु पहुँच जाती है। इसी फैलोपियन नलिका में रहता क्या है? तो फैलोपियन नलिका में यहाँ पर अंडाणु रहता है, ताकि इस अंडाणु से मिक्सअप हो सके, फर्टिलाइज हो सके। ठीक, चलिए आगे समझिए। आगे क्या है यहाँ पर, इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर अंड कोशिका से मिल सके ये बता दिए। अब कहता है आगे, निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की केंद्र जैसी संरचना या भ्रूण का जो है निर्माण करती है। अब क्या होता है, निषेचित अंडा कहने का मतलब है जो अंडा फर्टिलाइज हो गया। निषेचित अंडा कहने का मतलब है कि समझ लीजिए कि इधर से गया शुक्राणु यहाँ पर ऐसे, ठीक है, या ऐसे गया शुक्राणु, यहाँ पर गया शुक्राणु, ठीक है। और मान लीजिए कि ये अंडाशय से, इस अंडाशय से चाहे इस अंडाशय से निकलकर अंडा यहाँ पर है, तो शुक्राणु इधर से गया और अंडाशय इधर से गया, तो दोनों एक जगह जो है मिलेगा तब फर्टिलाइज होगा मतलब मिलेगा, निषेचित होगा, तब जाकर जो है यहाँ पर जाइगोट का निर्माण करेगा। और जाइगोट बनेगा तब फिर जाइगोट गर्भाशय में आ जाएगा और इसी गर्भाशय में जो है जाइगोट और जाइगोट से भ्रूण से जो है बच्चा जो है बनता है और इसी गर्भाशय में बच्चा का पालन होता है। तो पहली बात, शुक्राणु इधर से जाएगा, अंडाणु इधर से जाएगा और यहाँ पर फैलोपियन नलिका में जो दोनों मिलन होगा और निषेचित होगा, तब जाकर जो है एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से भ्रूण से जो है यहाँ पर बच्चा होता है। ठीक है, आगे समझिए। चलिए, इतना बात तो उम्मीद करता हूँ आप जो है बिल्कुल समझ के होइएगा। तो वही बात को यहाँ पर कहा कि निषेचित अंडा विभाजित होकर जब अंडा निषेचित हो गया तब बटेगा और मतलब विभाजित होगा और यहाँ पर क्या चीज़ का निर्माण करेगा? जाइगोट का निर्माण करेगा। कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण भी बोल सकते हैं या जाइगोट भी बोल सकते हैं, ये जो है बनाता है। अब कहता है भ्रूण जो है, भ्रूण यानी जाइगोट भी बोल सकते हैं, अंडवाहिका से गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। पहले बता दिए वो क्या है, अंडवाहिका यानी अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका से कहाँ स्थापित हो जाती है? गर्भाशय में स्थापित हो जाती है, जहाँ पे भ्रूण के अंगों का विकास होता है। पोषण, पालन, विकास सब उसी में गर्भाशय में ही होता है। आगे समझिए। अब समझते हैं प्लासेंटा क्या होता है। ठीक है, एक एक बात को समझिए, बिल्कुल समझ जाइएगा। प्लासेंटा कहता है भ्रूण के माँ, भ्रूण मतलब जाइगोट या बच्चे को बोल सकते हैं। बच्चे को माँ के रक्त से ही पोषण मिलता है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई जाती है, बना होता है, जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं। यानी बच्चा को जो है माँ के रक्त से ही क्या मिलता है? उसको पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण मिलता है, जिसे हम, और इस पोषण के लिए जो है गर्भाशय में एक विशेष प्रकार की संरचना जो है बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, इस बात को कहाँ बना होता है प्लासेंटा? गर्भाशय में, ताकि जो है बच्चों का जो है पालन पोषण हो सके। कहता है ना, रक्त से जो है यहाँ पर पोषण मिलता है। ठीक, तो इसके लिए एक विशेष संरचना होगी भ्रूण में, ये क्या कहते हैं? गर्भाशय में। ठीक है, इस प्रकार का जो है यहाँ पर सिस्टम होता है। अब देखिए मासिक चक्र जिसको हम एमसी कहते हैं। मासिक चक्र कहने का मतलब है एमसी। ठीक, जब अंडा निषेचित नहीं होती है तो गर्भाशय की दीवार मोटी परत का निर्माण कर लेती है तथा यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बात को समझिएगा। यहाँ बात क्या होता है, ध्यान से समझें। मासिक चक्र, ये मान लीजिए मासिक चक्र कब होता है? अब जब अंडा निषेचित ही नहीं होगा,
अंडा कहता ना कि जब अंडा निषेचित नहीं होगा, मतलब शुक्राणु से नहीं मिलेगा, तो शुक्राणु से नहीं मिलेगा तो गर्भाशय की दीवार मोटी परत का निर्माण कर लेती है। सिंपल सी मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर इस फिगर के जरिए आप समझिए, आराम से एमसी को समझ जाइएगा, मासिक चक्र को समझ जाइएगा। ठीक, चलिए अब क्या होता है, कहता है जब अंडा निषेचित नहीं होता, यहाँ से शुक्राणु नहीं गया तो अंडा निषेचित नहीं होगा। अंडा नहीं निषेचित होगा तो क्या होगा, ये वाला अंडा जो है धीरे धीरे इसमें आ जाएगा, ठीक है, गर्भाशय में। तो क्या होगा, गर्भाशय की जो ये जो दीवार है वो धीरे धीरे मोटी परत का निर्माण कर लेता है, और यही जो मोटी परत है जो टूट टूट कर योनि के रास्ते से जो है रक्त या म्यूकस के रूप में जो है योनि के रास्ते से जो है ये बाहर होता है। और इस प्रक्रिया में जो है लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसे हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि एक ही मर्तबे जो है टूट कर गिर जाएगा, ऐसे टूटे जैसे में दीवार जो है मोटा बन जाएगा तो ये जो है दीवार मोटा बन जाएगा तो ये जो है ये टूट कर जो है योनि मार्ग के रास्ते से म्यूकस के रूप में जो है स्रावित हो जाएगा, रक्त या म्यूकस के रूप में ये योनि मार्ग के रास्ते से जो है बाहर हो जाता है। ठीक है, योनि मार्ग के रास्ता से बाहर हो जाता है, और इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, इसलिए इसे हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। सिंपल सी मतलब है कि मासिक चक्र में क्या होता है कि जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और यही जो मोटी परत है यह जो है मोटी परत टूट करके धीरे धीरे टूट करके रक्त या म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से जो है बाहर होता है। ठीक है, और इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसको हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए यही बात को यहाँ पर कहना था, और यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझें। ये हो गया मासिक चक्र। मासिक चक्र यहाँ पर क्या होता है, उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। अब कहा कि मासिक चक्र के स्राव अवधि लगभग 2 से 7 दिनों का होता है। अब मासिक चक्र का जो स्राव अवधि होता है ना, जैसे में लड़की में जो ब्लीडिंग होता है हर माह होती है, महीना में जो है हर माह जो होती है या तो 28वां दिन पर या तो 1 माह पर जो है लड़की में होती है, और इस जो ब्लीडिंग होता रहता है या तो 2 दिन के लिए 2 दिन तक होता रह जाता है, या किसी किसी में 3 दिन 4 दिन तक भी होता है, या किसी किसी में 7 से 8 दिन भी घिंच सकता है। तो इतना समस्या का सामना करना पड़ता है लड़कियों में। ठीक है, तो ये इसी को हम पीरियड बोलते हैं। जो मासिक चक्र की जो स्राव की अवधि 2 से 7 दिन होती है ना, इसी को हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें ब्लीडिंग होती है, सिंपल सी मतलब है कि ये म्यूकस का जो है लेयर जो है गर्भाशय की दीवार टूटती है तो ब्लीडिंग होगा, सिंपल सी मतलब है। और इसमें ये कमर दर्द होता है, मतलब बहुत सारी समस्या जो है लड़की को होती रहती है। ठीक है, चलिए अब कहा मासिक चक्र के 14वें दिन, मासिक चक्र के 14वें दिन परिपक्व अंडा स्रावित होने का सबसे अधिक संभावना होती है, इसलिए स्तनधारियों में निषेचन की संभावना सबसे अधिक मासिक चक्र के 14वें दिन ही होता है। अब क्या होता है, जैसे आज जो है मासिक चक्र समाप्त होगा, ब्लीडिंग अच्छे से जो है पीरियड समाप्त हो गया, तो इसके 14वां दिन जो है परिपक्व अंडा कहने का मतलब जो सेक्स के लिए दायित्व होगा, बच्चे पैदा करने के लिए दायित्व होगा, वो जो है बच्चे पैदा के लिए दायित्व होगा। ये 14वां दिन जो है सबसे अधिक चांस होता है बच्चे पैदा होने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस दिन जो है किस दिन 14वां दिन जो है परिपक्व अंडा बाहर होता है, इसलिए बच्चे पैदा होने के चांसेस सबसे अधिक होता है 14वां दिन। ठीक, चलिए आगे समझिए, आगे यहाँ पर समझिए जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है। ध्यान से एक एक बात को समझिए, यहाँ पर समझ जाइएगा। चलिए, कहता है जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन संबंधी सभी स्थिति जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना है। यानी कोई व्यक्ति अगर वह संभोग करता है यानी सेक्स करता है तो उसको क्या होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शरीर में कोई भी तरह का जो है रोग नहीं होना चाहिए होगा। दूसरी बात मानसिक जो है मानसिक संतुलन अच्छी होनी चाहिए सेक्स करने के लिए। सामाजिक
एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक रूप से स्वस्थ कहता है, सब चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जब हम संभोग कर रहे हैं, सेक्स कर रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि जो है सामाजिक दबाव के कारण कर रहे हैं, समाज के डर से कर रहे हैं। इसलिए कहता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझे, ये मैरिज जो है हो जाने के बाद जो है ये सब करना चाहिए बेहतर। इसलिए यहाँ पर कहा सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना मतलब आपका जो है एक दूसरे पार्टनर के प्रति बिहेवियर कैसा है, कि आपके साथ सही बिहेव हो रहा है कि नहीं, व्यवहारिक रूप से सही से जो है सही से पार्टनर जो है आपके साथ जो है रह रहा है कि नहीं, इसको भी ध्यान जो है रखा जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर इसको जो है संभोग यानी सेक्स किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये है जनन स्वास्थ्य। अब क्या होता है, ये देखिए जनन स्वास्थ्य। इसमें जीवाणु जनित रोग जैसे गोनोरिया, जीवाणु जनित मतलब सेक्स में अगर साफ सुथरा अभी नहीं रहिएगा और सेक्स कीजिएगा तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग फैल सकता है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया से फैलता है। कौन कौन? गोनोरिया। ये जनन अंग को प्रजनन से संबंधित रोग है। जनन से संबंधित रोग कौन है? गोनोरिया, सिफिलिस, जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। और वायरस से फैलने वाला रोग कौन है? मस्सा, HIV, एड्स शामिल है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, जबकि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हम आगे आपको बताएंगे HIV और एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है। तो HIV एड्स जो है सब के सब किसके अंतर्गत शामिल है, तो कहेंगे वायरस संक्रमण रोग के अंतर्गत शामिल है। ये भी जो है ये साफ सुथरा नहीं होने से फैलता है। HIV खासकर अनैतिक संबंध बनाने से फैलता है। जब एक से अधिक व्यक्ति के साथ यदि सेक्स करते हैं तो आपका HIV एड्स फैल जाएगा, जिसमें मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर पतला हो जाएगा, आपके शरीर में मजबूती नहीं रहेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचे जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इस जीवाणु जनित एवं वायरस संक्रमण रोगों से बचने के लिए लड़कों में कंडोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यानी कंडोम कुछ इस टाइप से होता है। कंडोम जो है, कंडोम किस टाइप से होता है, तो कुछ इस टाइप से जो है कंडोम होती है, ठीक है। कंडोम जो है इस टाइप से होता है, जो लिंग पर लगाया जाता है ताकि जो है किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो, बैक्टीरिया से बच सके। और कंडोम का इस्तेमाल जो है बच्चे पैदा ना हो इसलिए भी लगाया जाता है, ठीक है। तब लगाकर जो है यहाँ पर संभोग यानी सेक्स किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए आगे। यहाँ पर कहा गर्भ निरोधक तरीके। गर्भ निरोधी तरीके कहने का मतलब है क्या करें जिससे बच्चा पैदा नहीं हो। आगे यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध कहने का मतलब है कि या तो महिला या तो पुरुष जो है अपने लिंग के ऊपर कंडोम का इस्तेमाल करता है, तो इसको हम यांत्रिक अवरोध कहेंगे, ठीक है। और महिलाएं जो है अपनी योनि में जो है बहुत सारे दवाई आती है, इस दवाई का इस्तेमाल करती है, योनि मार्ग में रखती है, तो इसको जो है यांत्रिक अवरोध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए कहता है इसमें शीशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियाँ का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसमें शीशन मतलब लिंग को ढकने वाले कंडोम का अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियाँ का जो है उपयोग किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया आंतरिक अवरोध का मतलब समझ गए। यहाँ पर जो है योनि में रखने वाले बहुत सारे दवा होता है, उसका उपयोग करके लड़की जो है बच्चे पैदा न होने में सक्षम मतलब न कराने में सक्षम हो पाती है। अब अगला दवाई कहने का, इसे गोली के रूप में ली जाती है, यानी दवाई खाने से भी बच्चा जो है पैदा नहीं होगा, इससे भी रुक सकता है, ठीक है। आगे समझिए कौन कौन गोली है। जैसे
अनवांटेड 72 आईपिल टैबलेट। अनवांटेड 72 कहने का मतलब है 72 घंटे के अंदर, यदि मतलब सेक्स यानी संभोग करने के बाद 72 घंटे के अंदर में आईपिल अनवांटेड 72 का यदि आप उपयोग करते हैं लेटे टैबलेट के रूप में महिलाएं, तो वो जो है बच्चे पैदा नहीं होगा, चांसेस बहुत ही न के बराबर होगा। आगे आईपिल टैबलेट भी कुछ इसी प्रकार के होता है जो बच्चे पैदा होने से रोकता है, गर्भ यानी गर्भ धारण होने से रोकता है। गर्भ रोकने के कुछ अन्य तरीके, जैसे कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अब क्या किया जाता है कि कॉपर टी कुछ इस टाइप से होते हैं, और कॉपर टी को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ये आपका है गर्भाशय, ये क्या है? गर्भाशय, ये है यहाँ पर गर्भाशय। इस कॉपर टी को क्या किया जाता है? गर्भाशय में जो है ऐसे स्थापित कर, ये टी आकार का होइबे करता है और इस गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो है गर्भ रुक सके, बच्चे पैदा न हो। तो कहता है गर्भ रोकने के कुछ अन्य तरीके, जैसे कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जा सकता है, जो कि ये कॉपर टी के आकार के होता है। पहले बता दिए यहाँ पर गर्भाशय में जो है कहाँ पर स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर शल्य क्रिया कहने का मतलब चीर-फाड़ करेगा कौन? डॉक्टर, इसी को कहते हैं शल्य क्रिया। इस प्रक्रिया में महिला की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जबकि पुरुष के शुक्र वाहिका को काट कर बांध देना वैस्कोटोमी कहलाता है। ध्यान से समझिए क्या कहता है। इस प्रक्रिया में महिला की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे, ये है ट्यूबेक्टोमी और यह है वैस्कोटोमी। इस प्रक्रिया में महिलाएं की ये जो अंडवाहिनी है ना, ये अंडवाहिनी, ठीक है, इसको काट करके देखिए यहाँ पर कट कर दिया और यहाँ पर इधर बांध दिया, और इसी प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इधर भी यहाँ पर कर दिया वही काम से, और सेम उसी प्रकार से इधर अगर पुरुषों की बात किया जाए तो पुरुष के शुक्र वाहिका को काट करके यहाँ पर देखिए काट दिया यहाँ पर और बांध दिया, यहाँ पर बांध कर दिया ना, बांध दिया, यहाँ पर भी बांध दिया, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैस्कोटोमी कहते हैं। पुरुष के शुक्र वाहिका को काट कर बांध देना वैस्कोटोमी कहलाता है, जबकि महिलाओं में महिला के अंडवाहिनी को या फैलोपियन नलिका को काट कर बांध देना यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इन सारा चीज़ों को जो है ये सारा के सारा चीज़ जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। चलिए अब एक फुल फॉर्म जान ले, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है H फॉर ह्यूमन, I फॉर ह्यूमन डिफिशियंसी, I फॉर क्या हो जाएगा? इम्यून, IMM इम्यून, N यहाँ पर आप E लिख सकते हैं, इम्यून नहीं इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये फुल फॉर्म होता है HIV का। एड्स का फुल फॉर्म होता है A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यून, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। ये जो है फुल फॉर्म होता है, इसको ज़रा सा ध्यान रखेंगे। तो ये चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद में आया होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग स्टडी करते रहिए, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।